मेरे प्यारे देशवासियों और देश प्रेमियों, हम सभी अपने देश से बहुत प्यार करते हैं और हमारा प्यार इतना प्रगाढ़ है और देशभक्ति इतना अधिक है कि हम अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आज जैसा कि आप जानते हैं, ईरान अमेरिका और ईरान इजराइल और इजराइल लेबनान, रूस और यूक्रेन का जो युद्ध संग्राम चल रहा है, ये मिडिल ईस्ट में एक ज्वालामुखी की तरह है। जब ये फटेगा तो इसकी लावा, इसकी चिंगारियाँ पूरे विश्व में दिखाई पड़ेंगी। ये लड़ाई सिर्फ तेल और शक्ति की नहीं है, बल्कि ये लड़ाई अब पूरे विश्व में दो ध्रुवों में बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दो ध्रुव का मतलब एक ऐसा ध्रुव जो युद्ध के जरिए अपनी शक्ति स्थापित करना चाहता है, अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है, और एक ऐसा ध्रुव जो शांति चाहता है, प्रेम चाहता है और अमन चैन चाहता है। इससे पेट्रोल वार नहीं है और न ही ये एनर्जी वार है। तरह तरह की घोषणाएँ हो रही हैं। पूरे 60 दिनों से ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो लगातार हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर रही है और प्रभावित कर रही है। सबसे बड़ी संकट जो आ रहे हैं वो कुकिंग गैस का है। कुकिंग गैस नहीं होने की वजह से बहुत सारे खाद्य व्यवसाय ठप पड़े हुए हैं। जब मैं उड़ीसा में गया था तो वहाँ पे खाना बनाने के लिए लोग लकड़ियों का इस्तेमाल कर रहे थे। ये देखा गया है। सरकार की तरफ से भी कुछ घोषणाएं हो रही हैं जो हमारे हितों में है। अभी जैसे सोना चांदी ना खरीदना, ईंधन का अपव्यय नहीं करना, ज़्यादा घूमना फिरना नहीं, अपने आप को लिमिट करना, वर्क फ्रॉम होम करना, इत्यादि इत्यादि। जैसा कि आप जानते हैं कि ये युद्ध एक तरह का मिनी वॉर है। ये वर्ल्ड वॉर नहीं है, ये मिनी वॉर है। ये छोटे लेवल पर अभी शुरू हो रही है, जो पूरे विश्व में फैली नहीं है, लेकिन यह निरंतर चलने वाली वॉर है, युद्ध है, जो अनिश्चित है कि कब तक ये चलता रहेगा। और इसका प्रेडिक्शन करना भी बहुत मुश्किल है कि कब तक चलता रहेगा। ये मान के चलिए कि 1 साल, 2 साल, 3 साल ऐसा हो सकता है। 2 से 3 साल में हमारे जीवन व्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका प्रभाव का आकलन करना अभी उचित नहीं है। जो सबसे बड़ी समस्या आएंगी वो समस्या आएंगी ट्रांसपोर्टेशन की, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादातर पेट्रोलियम पर ही चलता है। यदि आप बिजली चलित भी संयंत्रों की बात करें, ट्रेनों की बात करें, या फिर बैटरी ऑपरेटेड कार की बात करें, तो बैटरी को चार्ज करने के लिए भी हमें बिजली चाहिए, और बिजली बनाने के लिए भी हमें पेट्रोल चाहिए, फिर कोयला चाहिए, या फिर वाटर करंट चाहिए। हमारे पास 3 विकल्प है। एक तो पेट्रोलियम है, दूसरा विकल्प हमारे पास कोल है, और तीसरा विकल्प हमारे पास जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है। सोलर पैनल का भी हमारे यहाँ, हमारे देश से ये विकास नहीं हुआ है, और न ही हमारे यहाँ एटॉमिक पावर का कोई विकास हुआ है। सिर्फ अभी तक 2 संयंत्र ही लगे हुए हैं जो कारगर रूप से काम करते हैं। एटॉमिक एनर्जी उत्पादन करती है, जो बहुत ही कम है। उस उत्पादन से पूरे देश का ईंधन सहयोग नहीं किया जा सकता है। कोल लगभग बंद पड़ी हुई है। कोयले से चलने वाली बिजली घरों ठप पड़ी हुई है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इसका उत्पादन सर्वाधिक है, लेकिन उसके साथ एक समस्या है। समस्या क्या है कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वो सबसे पहले टारगेट किया जाएगा। जब इस तरह की कोई भी वॉर होती है, जब ये वॉर छिड़ेगी तो हमारा देश भी अछूता नहीं रहेगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ। और इसमें सबसे पहले जो हमारे टारगेट होंगे वो टारगेट होंगे हमारे एनर्जी सेक्टर होंगे। एनर्जी सेक्टर में एटॉमिक सेक्टर और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होंगे। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा कम है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में है हमारे देश में। कोयले का उत्पादन भी पर्याप्त मात्रा में है और हमारे पास असीमित भंडार भी है।
ये निरंतर चलने वाली जो युद्ध है वो हमें इसी तरफ ढकेलेगी। हमें पुनः उन सब चीज़ों पर आश्रित होना पड़ेगा जो पहले और आज से 30 साल 40 साल पहले जो होता था उसी को हमको उपयोग करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना चलाया, आज बिल्कुल ये योजनाएं ठप पड़ी हुई हैं। गैस ही नहीं है तो सप्लाई क्या होगी। एक तरफ हम केंद्र द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करते हैं कि हमें व्यय नहीं करनी है, लेकिन दूसरी तरफ यही केंद्र सरकार और यही राज्य सरकार व्यय इतना करती है कि इनके पास संसाधनों को रोकने के लिए समुचित साधन नहीं है और साधनों का विकास करने की समर्थता खत्म हो जाती है। जैसा अभी देखिए, तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनते बनते उसने 200 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। मतलब ऐसे होता है जैसे लगता है कि ये मुख्यमंत्री अपने घर से बिजली पैदा करते हैं, ये किसी की मतलब उनकी निजी संपत्ति है। जो मन में आता है यहाँ के लोग वही करते हैं। गरीबी के नाम पर पैसे का अपव्यय होता है। लोगों को 1,000 रुपये 2,000 रुपये का पेंशन दी जाती है, जबकि उनके घरों में खाने की पर्याप्त साधन है, पर्याप्त सुविधाएँ हैं, फिर भी उन्हें 1,000-2,000 रुपये सरकार अनुदान देकर के एक तरह से वोट बैंक चलाती है ये सरकार। और अब इसी चीज़ को बजाय रोकने के ये उल्टा निर्देश जारी करती है कि आप ये काम ना करें और वो काम ना करें, विदेश यात्रा नहीं करें, आप यहाँ नहीं जाएं, वहाँ नहीं जाएं। थोड़ी ये तो इनकी राजनीतिक बातें हैं जो ना तो जनता को समझ में आने वाली है और ना ही सरकार को समझ में आने वाली है। देने वाला भी वैसा ही है और लेने वाला भी वैसा ही है। लेकिन बुद्धिजीवी वर्ग इस बात को सोचते हैं, समझते हैं, उनके अंदर सोचने समझने की क्षमता होती है। हम ज़्यादातर बातें भी करते हैं ऐसे लोगों पर ही करते हैं, क्योंकि मतदाता भी ऐसे होते हैं जो जिन्हें कोई लेना देना नहीं होता। उन्हें 500-1000 रुपये की मुफ्त की बिजली और मुफ्त का संसाधन चाहिए होता है। यदि देश की राजनीति इतनी स्वच्छ है तो सबसे पहले ये स्वच्छता का निर्धारण करें। स्वच्छता का निर्धारण क्या करें कि पहले फंड का उपयोग सुनिश्चित ढंग से करें, मितव्ययता का परिचय दे, फ्री में राशन और ईंधन नहीं बांटे। हमें अपने पैसे को जोड़ कर रखना है। किस लिए? क्योंकि हमारे पास फर्टिलाइज़र भी नहीं मिलेगा। सिर्फ ईंधन ही नहीं, छोड़ दीजिए, अरब देश से आने वाली फॉस्फेट और जो रासायनिक जो फर्टिलाइज़र है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और वहाँ से मिनरल्स वहाँ से आते हैं, मिडिल ईस्ट से आते हैं। ये फर्टिलाइज़र भी हमें नहीं मिलेगा। तो ऐसी परिस्थिति में हमें उन सभी संसाधनों पर विचार करना पड़ेगा। यहाँ की कैबिनेट सरकार को उन संसाधनों पर विचार करना पड़ेगा और जो फ्री फंड में जो दिए जा रहे हैं, और ऐसे नेताओं को भी चिन्हित करना पड़ेगा जो फ्री फंड में उद्घोषणाएँ करते हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं। ये कब समझेगी जनता? ये बहुत ही खेद का विषय और चिंता का विषय ये कि हमारे देश की जनता कब जागरूक होगी, ऐसे लोगों को, ऐसे नेताओं को कब पहचानेगी। वो एक सिस्टम चला आया है, 100 यूनिट 200 यूनिट बिजली मुफ्त कर देना, गाड़ियों में टिकट नहीं लगना स्त्रियों का, बेवजह कम भाड़ों में यहाँ से वहाँ ट्रैवल करना, आपको ज़्यादातर ट्रेन जो लंबी दूरी की है इसके भाड़ों को बढ़ानी पड़ेंगी। इनके किरायों को बढ़ानी पड़ेगी आपको, तभी ये कंपनसेट हो सकता है, तभी इस पर रोकथाम हो सकती है। पेट्रोल की कीमत तो अपने आप ही बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारे पास साधन ही नहीं है, हमारे पास पेट्रोल की सप्लाई नहीं है, तो पेट्रोल तो बढ़ेगी। लेकिन सरकार को भी ये तय करना पड़ेगा कि जिस दिन तुम पेट्रोल के दाम बढ़ाओ, पेट्रोल के दाम कम होते ही आपको भी यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि पेट्रोल के दाम को उसी समय तत्काल प्रभाव से कम करना पड़ेगा। आप हर बार ये कीमतों को बढ़ाते हैं लेकिन कीमतों को घटाने का नाम नहीं लेते। मुफ्त का राशन बांटना बंद करना होगा, प्रलोभन देना बंद करना पड़ेगा। जनता को अपने
संसाधनों का संरक्षण करने के लिए सरकार को इसका उत्तरदायित्व देना पड़ेगा और उत्तरदायित्व उसको लेना पड़ेगा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, खास करके उन सब जगहों में जहाँ पे जैसे राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, यहाँ पर सोलर पैनल का निर्माण करना पड़ेगा और सोलर एनर्जी को डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि 4-5 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे भीषण गर्मी होती है और उस गर्मी की तीव्रता से हम हज़ारों मेगावाट सोलर पैनल से बना सकते हैं और लोकल ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। बड़े बड़े बिजली घर में ऐसे सोलर पैनलों को लगाने के बाद बड़ी बड़ी बैटरियां बनानी पड़ेंगी और ये बैटरियों से इनकी सप्लाई करनी पड़ेगी। यही नहीं, हमें बायो पेट्रोल पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। जो ज़मीन वीरान पड़ गए थे, आज यदि हम खेती करें तो उसमें लिनसीड ऑयल का, पाम ऑयल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लिनसीड हम उसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं और यदि हम आज बारिश होने के पहले भी ऐसे पौधों को हम बोना शुरू करें, जैसे बिहार के इलाकों में, मध्य प्रदेश के इलाकों में जहाँ पे एग्रीकल्चर संभव नहीं है, लेकिन ये पेड़ बहुत ही अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। रिवर साइड में, रोड साइड में हम ऐसे पेड़ों का वृक्षारोपण कर करके हम लिनसीड की खेती कर सकते हैं। हम अपने फार्मर्स को प्रमोट कर सकते हैं कि आप लिनसीड बनाओ, जिस तरह से मलेशिया आज के डेट में बायो पेट्रोलियम पर आत्मनिर्भर हो चुका है, उसी तरह से हमारा कंट्री भी बायो फर्टिलाइजर और कहते हैं बायोकेमिकल बना करके हम अपने देश को भी आत्मनिर्भर कर सकते हैं और अपनी पेट्रोल की ज़रूरतों को पूरी कर सकते हैं। ये आज हम शुरू करेंगे तो हो सकता है कि 6 महीने में हम इन चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं और इतने उत्पादन कर सकते हैं 6 महीनों में, 6 महीनों से 1 साल में, कि हम अपनी नीड को पार्शली फुलफिल कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जिस तरह से तेल हमारे देश में नहीं आ रहा है, उस तरह से हमारे देश में जो खनिज है वो भी इस देश से बाहर नहीं जाना चाहिए। आज विस्फोटक प्रक्षेपास्त्र बनाए जा रहे हैं, उनके लिए स्टील की आवश्यकता पड़ती है, जानते होंगे आप सभी। और स्टील कहाँ से आएगा? जब तक कोई स्टील ही नहीं मिलेगी तो बनाएगा कहाँ से? और भारत, चाइना, मतलब इंडिया, चाइना, जापान में तो खैर होता ही नहीं है। और कुछ इस तरह के कंट्री है, थाईलैंड, कुछ ऐसी कंट्री हैं जहाँ पे आयरन ओर्स मिलते हैं, श्रीलंका में आयरन ओर्स मिलते हैं। इनकी सप्लाई को बंद करना पड़ेगा। यदि हम ये सप्लाई बंद कर दें तो इनका निर्माण ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इतना ही नहीं, लड़ने वाले युद्ध पर, जहाँ जहाँ युद्ध हो रही है, जिस कंट्री में युद्ध कर रहा है, उस पर जिस तरह से वो प्रतिबंध लगा रहे हैं, उससे से हमारे भारतवर्ष को इन देशों पर ही प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। हम ये शपथ लेंगे कि हम इन्हें खाना पीना, दवाइयाँ कुछ नहीं देंगे। तुम लड़ोगे तो हम 1 पैसा भी नहीं देंगे और किसी तरह का कोई सहयोग नहीं करेंगे। ऐसा भी हम भारतीयों को ठानना पड़ेगा। यदि विश्व में शांति लाना है तो इसकी भी घोषणा करनी पड़ेगी कि तुम उधर लड़ाई करो और हम तुम्हारे लिए हम खाना उपजाएं और यहाँ से खाना भेजें। ये काम नहीं होगा। खाना खाने के लिए लड़ते हुए लोगों को देखा है, लेकिन यहाँ तो संप्रभुता के लिए लड़ाई हो रही है। यहाँ तो शक्ति के लिए लड़ाई हो रही है। संप्रभुता की भी बात नहीं है, शक्ति के लिए भी लड़ाई हो रही है। क्यों बनना चाहता है कोई एटॉमिक पावर? इसलिए ना, क्योंकि वो दूसरे देशों को दबा सके। ये नहीं चलेगा। भारतवर्ष में ऐसे भी बहुत आक्रमण हुए हैं, लेकिन अब भारतीय वो भारतीय नहीं है जो हर आक्रमण को बर्दाश्त कर लेगा। भारतीय भी उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यदि हमारे देश पर कोई आक्रमण होगा तो हर भारतीय को शपथ लेनी पड़ेगी कि हम भी हथियार उठाएंगे और हम भी अपने देश की स्वाभिमान के लिए लड़ेंगे। हम अपनी संस्कृति, अपनी हर चीज़ को, अपनी संस्कृति, अपनी धार्मिक धरोहर को बचा कर रखेंगे। यह शपथ हर भारतीय को लेना पड़ेगा। हम अपने संसाधनों का सुनिश्चित करें, सुनियोजित करें कि हम संसाधनों को बचा कर रखें। हम कालाबाजारी ना करें।
यदि आपके पास पैसा है तो सोना चांदी ना खरीद करके गेहूँ और चावल, दाल और नमक खरीद करके इतना जमा करें, ताकि यदि युद्ध हुआ भी 6 महीने तक कुछ नहीं भी मिला, 6 महीने तक कोई खेती भी नहीं हुई, तो हम अपने घर में जमा अनाज का इस्तेमाल कर सकें, हमें किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े। हर घर में इतना खाद्यान्न होना चाहिए कि पड़ोसी से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़े, कम से कम 1 साल तक। हमें ऐसी दूरदृष्टि रखनी पड़ेगी। पर्यावरण को ही बचाना पड़ेगा, क्योंकि जब कहीं विस्फोट होगा, चाहे मिडिल ईस्ट में हो चाहे कहीं हो, जब युद्ध छिड़ेगा तो वहाँ गर्मी का माहौल बनेगा। वातावरण जब गर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट होंगे, धूलकणों की मात्रा ज़्यादा होगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट होंगे वहाँ पे। जब जानते हैं कि जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ पे न्यूनतम दबाव होता है वायुमंडल में, सारी हवाएं इधर से उधर की तरफ भागेंगी, हमारा पर्यावरण, हमारा इकोसिस्टम भी गड़बड़ होगा, समय पर बारिश नहीं होगा, बादल नहीं उठेंगे, मानसून डिस्टर्ब हो जाएगा। भूमिगत जल स्तर गिर जाएगा, समुद्र का स्तर नीचे हो जाएगा और हिमस्खलन होगा। तटवर्तीय क्षेत्रों में जो होने वाले जो स्थित राज्य हैं, वो सभी जलमग्न होने की संभावना होगी। सुनामी जैसी चीज़ों का भी जन्म होगा, चक्रवाती हवा चलेगी और हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। जब मानसून नहीं होगा, जहाँ पे ज़्यादातर खेती हमारे मानसून पर निर्भर करती है, जब मानसून नहीं होगा तो हमारी खेती भी खराब होगी। जैसे मैं किसानों से भी अनुरोध करूँगा कि जितना उपजाना चाहते हो उपजा लो, और उपजाने के बाद सारे खदानों को अपने घरों में रखो, नहीं होता है तो आसपास के लोगों को बेच दो, यदि बेच नहीं सकते तो उन्हें उधार दे दो, यदि आपके पास रखने की जगह नहीं हो तो। यही नहीं, सरकार से भी मैं निवेदन करूंगा कि खाद्यान्नों का निर्यात करना बंद कर दो। हमारे देश से कोई भी चीज़, कोई चावल, गेहूं, आटा कुछ भी नहीं जाएगा, चना, मूंग कुछ नहीं जाएगा यहाँ से। लोग बॉम्ब जमा करते हैं, लोग यूरेनियम जमा करते हैं, और हम खाना पीना जमा करेंगे, स्वच्छ पानी रखेंगे ताकि हमें खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो सके। अनाजों से मिलने वाला जो खरपतवार होता है, जो भूसे होते हैं, उन भूसों को भी जमा रखें ताकि हमारे मवेशियों को भी खाने पीने का पूरा मिल सके। मवेशियों की भी हत्या करना बंद कर दे, क्योंकि ये एकमात्र वही साधन है, क्योंकि साधन खाद्यान्न, सिर्फ खाद्यान्न ही नहीं बल्कि हर तरह का खाद्यान्न का संसाधनों का हमें संग्रहण करना है। देश और इस समय पूरा विश्व विषम परिस्थिति से गुजर रहा है, और हमें सबसे पहले जो जरूरी है वो हमारी खाद्य सामग्री है। दूसरी जो जरूरी है वो जरूरी है ओट्स, कच्चा माल, जो हमारे देश में हमें अपने इक्विपमेंट्स बनाने में मदद करेगी। सभी ने ड्रोन बना करके रखा है। आज हमारे यहाँ 10 लाख सिपाही हैं। मैं तो भारत सरकार से भी अपील करूंगा कि हर सिपाहियों को 10 ड्रोन दे दिया जाए। हमारे देश की सारी प्रोडक्शंस मोटरसाइकिल बनाने के बजाय, कार बनाने के बजाय ड्रोन बनाए। और सरकार मुफ्त पैसा बांटने के बजाय बम के गोले, है ना, बम को गोले बनाकर भूमिगत ढंग से रखे।
ताकि हर सिपाहियों को कम से कम 10 ड्रोन दे रहे हैं तो कम से कम 100 गोली दे दिए। इतना भंडार हो कि कोई आंख उठाकर भी हमें नहीं देखे। रक्षा पर अधिक से अधिक खर्च करें। यहाँ पे शिक्षा का भी स्तर बढ़ाए। शिक्षा सिर्फ किताब पढ़ने से नहीं बल्कि उनको एक्सपेरिमेंटेशन सिखाए, नए नए इन्वेंशन के लिए प्रोत्साहित करें ताकि हम भी अपना स्वदेशी डिफेंस सिस्टम को तैयार कर सकें। प्रतिभाओं को सामने लाएं, उन पे खर्च करें। मुफ्त का बांटना बंद करें। जब तक सरकार के पास पैसा नहीं रहेगा तब तक इन सब चीज़ों पे खर्च नहीं कर सकती है लोग। तो इसलिए मैं सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि मुफ्त का बांटना बंद करें, वोट की राजनीति बंद करें, देश प्रेम की राजनीति करें, देश हित की राजनीति करें। फर्जी डिग्री बांटना बंद करें, मेधावी छात्रों का चयन करें और देश को उन्नत बनाने में दृढ़ संकल्प हो, ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए। यदि आप हमारे बातों से सहमत हैं और हमारी बातें यदि आप तक पहुंच रही हो तो अगले बार हमें वोट जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की